हेडिंग डालेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, हेडिंग डालेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक, देखो सबसे पहले वो आए थे, क्या नाम है अपना उनका, वो अंकल का, न्यूटन अंकल। न्यूटन अंकल क्या बताए थे, लाइट कैसे ट्रेवल करती इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया था, कॉर्पसल्स। फिर जेसी मैक्सवेल आए, जेसी मैक्सवेल ने क्या बोला, लाइट कैसे ट्रेवल करती इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उन्होंने क्या बना दिया, लाइट क्या हो गई, वेव जो लगातार चलती। फिर कौन आए, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने क्या बोला, लाइट कैसे ट्रेवल करती इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, जिनको उन्होंने क्या बोला, क्वांटा। अब कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, लाइट कैसे ट्रेवल कर रही इन द फॉर्म ऑफ वेव। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, लाइट कैसी है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। लाइट तो एक ही चीज है ना, एक ही चीज हो सकती है, या तो लाइट वेव होगी या तो पार्टिकल होगी। दोनों दो स्कूल ऑफ थॉट्स बन गए। एक ग्रुप हो गया जो क्या बोलता है, लाइट कैसे ट्रेवल करती इन द फॉर्म ऑफ वेव। एक ग्रुप बोलने लगा लाइट कैसे ट्रेवल करती इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, है ना, छोटा छोटा पार्टिकल, क्वांटा, फोटोन। और ये दोनों ग्रुप आपस में लड़ने लगे, है ना। अब ऐसे नहीं है कि साइंटिस्ट लोग लड़ते हैं तो केवल मारपीट कर रहे हैं, फैक्ट भी दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं जो बात बोल रहा हूं वो बात क्यों सही है, ठीक है ना। तो लिखेंगे देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट लाइक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन बाउंस बैक हो जाती, लाइट टकरा करके वापस आ जाती शाइनी सरफेस से, है ना। अगला लिखेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एक होता है इंटरफेरेंस, अगला लिखेंगे इंटरफेरेंस। क्या होता है इंटरफेरेंस, जैसे आप कभी समुद्र के किनारे गए हो तो आपने देखा कि एक वेव आ रही है, गए हो समुद्र के किनारे, है वेव आ रही है, और आपने वेव में नहाया है समुद्र में कि केवल देख के आ गए, नहाए हो, है नहीं नहाए, अरे बाप, कभी जाओ तो अब नहाना समुद्र में, है ना, नहाने की चीज है समुद्र। तो आप वहां गए और आप जो लोग नहाए होंगे वो मस्त बहुत बढ़िया सी लहर आती, आप लोग का तो पता नहीं, लेकिन मैं जो है लहर में जाता हूँ और जैसी लहर आती मैं जोर से उछल जाता हूँ। तो उछलने से क्या होता है, लहर अपने को उछाल देती और उछाल करके कहीं पटक देती, बड़ा मजा आता है उसमें। आप खड़े हो जाओगे ऐसे पैर जमा के ना तो बहुत जोर से मारेगी, बहुत जोर से मारेगी तो भी आप फेंकाओगे, लेकिन आप अपने आप को छोड़ दोगे तो आपको एक जगह ले जाकर के वो ऐसे प्यार से रख देगी, बड़ा मजा आता है ना। 5-6 साल 6-7 साल पहले की बात है, मैं एक बार गया ऐसी कहीं गोवा गया था दोस्तों के साथ। तो भाई साहब पहले दिन जो है गए हम लोग समुद्र में नहाने के लिए, तो मैं ऐसे नहाते नहाते ऐसे ही छोड़ दिया अपने आप को, और वो लहर उठा के पटकी और ऐसा जोर से पटकी कि मेरा पैर ही मुड़ गया। और भाई साहब 4-5 दिन गोवा रहे, मैं चारों पांचों दिन ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ, आखिरी दिन जाते जाते अपने आप ठीक हो गया। खैर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इंतजार कर रहे हो कि लहर बड़ी होके आएगी, मजा आएगा, लेकिन आप तक पहुंचे तक लहर छोटी हो गई। कैसे छोटी हो गई, उसकी एनर्जी कहाँ चले गई, जो लहर आगे आई थी वो लहर भी कहाँ जा रही है, पीछे उल्टी डायरेक्शन में जा रही। उधर से एक लहर आ रही, इधर से एक लहर आ रही, दोनों आपस में टकराई और टकरा के एक दूसरे की एनर्जी को कैंसिल कर दी। कैंसिल कर दी तो लहर कैसी हो गई, छोटी। एक लहर इस तरफ से आ रही है, एक लहर इस तरफ से आ रही, दोनों टकराएंगी तो क्या हो जाएगी, लहर छोटी हो जाएगी। एक वेव इस तरफ से आ रही है, दूसरी वेव भी उसी तरफ से आ रही है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी, और मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा, एक बड़ी वेव बन जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। ऐसा क्यों हो रहा है, वेव आपस में टकरा करके बड़ी हो जाएगी, समझ में आ रहा है, इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज है लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, एक और लिखो डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ये भी फिजिक्स में पढ़ोगे आप, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, कोई शार्प कॉर्नर आया
तो वेव जो आ रही है वो आते आते थोड़ा सा बैंड हो जाती, इस तरफ उस तरफ किसी भी दिशा में बैंड हो जाती, शार्प कॉर्नर से वेव का मुड़ जाना, इस कॉल्ड क्या, डिफ्रैक्शन। ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग तब एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम लोग लाइट को वेव मान लें। वेव है तभी दो वेव आपस में जुड़ के क्या हो गई, बड़ी हो गई। वेव थी, टकरा करके वापस आ गई। समझ में आ रहा है? ठीक, लिखेंगे ऑल दीज प्रॉपर्टीज can be explained by considering light as a wave। लाइट को क्या मान लें, वेव। और ये सब होता है ना। लिखेंगे देयर आर अदर प्रॉपर्टीज, अगले पॉइंट में लिखेंगे देयर आर अदर प्रॉपर्टीज लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। कल हम लोगों ने पढ़ा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर वो गुब्बारे में मतलब पैकेट में इनफ एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। अगर इनफ एनर्जी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अब उस समय हम लोग अगर मान लें कि लाइट वेव है और एनर्जी कंटिन्यूअसली आ रही है, बाल्टी भरेगी फिर लेगा, तो कल समझ में आया था वो पॉसिबल नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या शो कर रहा है हम लोगों को, लाइट का पार्टिकल नेचर। समझ में आया? तो देयर आर अदर प्रॉपर्टीज लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉमा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये अभी पढ़ेंगे आगे जाके। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी अंडरस्टूड by considering light as a particle। तो कुछ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है हम लोगों को, लाइट क्या है, वेव, और कुछ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, पार्टिकल। अगर मैं लाइट को वेव मान लेता हूं तो पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लाइट को पार्टिकल मान लेता हूं तो वेव वाली प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो साइंटिस्ट लोग बहुत दिन तक लगे रहे क्या माने। उन्होंने फाइनली ये माना कि लाइट के पास डुअल नेचर, दोहरी प्रवृत्ति। समझ में आया? ठीक, तो लिखेंगे फाइनली लाइट वॉज कंसिडर्ड to have dual nature। लाइट को दोहरी प्रवृत्ति का मान लिया। when it travels in the form of a wave। किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव के फॉर्म में। चलती है तो वेव के जैसा, ऐसे लहरा के, इतरा के चलती है। समझ में आ गया? When, अगली लाइन में लिखेंगे उसी के आगे कॉमा करके जैसा भी, when it interacts with मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है। इंटरेक्ट करने का क्या मतलब, जैसे मेटल का प्लेट एक मैटर है, इसमें लाइट एब्जॉर्ब हो रही है या कहीं से लाइट इमिट हो रही है, इंटरेक्ट कर रही है। एब्जॉर्ब होने के लिए जाके इंटरेक्ट करेगी उससे। तो व्हेन इट इंटरेक्ट्स विथ मैटर, ब्रैकेट में लिखेंगे एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड फ्रॉम अ बॉडी, ब्रैकेट बंद करेंगे। इट डू सो in the form of a particle। इसका क्या मतलब है, लाइट जब चलेगी तो कैसे चलेगी, वेव के फॉर्म में। जैसे ही अंदर घुसने वाली होगी वेव काय में बदल जाएगा,
पार्टिकल, और पार्टिकल में एब्जॉर्ब हो जाएगी, इमिट पार्टिकल के जैसे होगी, फिर वेव के जैसा चलेगी। समझ में आ रहा है? जब आप लाइट को डिस्टर्ब नहीं करोगे तो लाइट क्या बन जाएगी? एक वेव। आप जैसे उसको पकड़ के एब्जॉर्ब, डिस्टर्ब करोगे, खाने की कोशिश करोगे, वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी? पार्टिकल। समझ में आ गया भैया? डुअल नेचर, ठीक है ना? तो ये था अपना लाइट का डुअल नेचर। इसी के आधार पर महान साइंटिस्ट बोर ने अपना मॉडल दिया, तो लिखेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर ने जो अपना मॉडल दिया एटम का, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक। लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स। इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है? न्यूटन के जो लॉ है, न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं, जो न्यूटन का था, जो आप लोग अभी पढ़ रहे होगे, है ना। इट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल फिजिक्स एंड डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट जो पीछे पढ़ के आए, ठीक है, दो चीजें कंसिडर करता है। क्या क्या पॉस्टुलेट्स हैं? तो लिखेंगे भैया मेन पॉस्टुलेट्स। बोर ने क्या क्या बताया? बोर ने क्या क्या बताया? लिखेंगे मेन पॉस्टुलेट्स। क्या बताया बोर ने? सबसे पहले एटम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बोर ने क्या बताया? एटम कैसा होता है? क्यूबिकल या स्फेरिकल? कैसा कैसा बताया? स्फेरिकल, है ना, ऐसा नहीं होता। और सेंटर में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। सेंटर में कौन पाया जाता है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की खोज किसने की? बोर ने की। किसने बताया था ये इसके पहले? रदरफोर्ड ने। तो बोर ने क्या किया? केवल रदरफोर्ड के मॉडल से वो उठा करके ले लिया। समझ में आया? ठीक। तो लिखेंगे भैया मेन पॉस्टुलेट में पहला, पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास। पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास of an atom, most of the mass of an atom is concentrated in a small region, at the center. क्या कहते हैं इस रीजन को? न्यूक्लियस, known as nucleus। ये बात कहां से चुराई बोर अंकल ने? रदरफोर्ड अंकल से चुरा ली, ठीक है। अच्छा, अब रदरफोर्ड क्या कहता था? यहां कौन कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन लोगों को मिला करके क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ये लिखाना पड़ेगा क्या? नहीं, इतना समझ जाओगे कौन रहता है बीच में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला जुला क्या बोलते हैं उन्हें? न्यूक्लियॉन। यहां तक हो गया। अच्छा, बाहर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। तो लिखेंगे भैया नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2, negatively charged electrons are revolving around nucleus, in well defined circular path, of fixed radius and fixed energy, known as क्या बोलते हैं? shells, और energy level और energy state और स्टेशनरी स्टेट और भी कई नाम है। अलाउड एनर्जी लेवल, है ना, एनर्जी शेल, बहुत सारे नाम है। कुछ भी इस टाइप का नाम मिलेगा तो किसकी बात कर रहा है? शेल की। समझ आ गया? पक्का। अच्छा, रदरफोर्ड क्या बोलता था? इलेक्ट्रॉन साइड में बैठा हुआ है। नहीं, वो भी क्या बोलता था? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? जाओ, रदरफोर्ड का मॉडल लिखा है कॉपी में, ढूंढो जल्दी से, कहां लिखा है रदरफोर्ड का मॉडल? ढूंढो, एक बार मिलेगा, थोड़ा पहले होगा, ढूंढो।
ढूंढो, रदरफोर्ड का मॉडल मिल गया? रदरफोर्ड का मॉडल मिला जी? हाँ, रदरफोर्ड के मॉडल का दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, नेगेटिवली चार्ज नहीं है तो बेटा मॉडल मॉडल कह रहा हूं मैं, मॉडल। हाँ, इसका दूसरा पॉइंट देखो, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम का दूसरा पॉइंट, ये दूसरा है, कौन सा क्या लिखा है दूसरा? न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड, नहीं, और आगे पॉजिटिवली चार्ज, नहीं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिटिवली चार्ज क्यों लिखी? हाँ, मिल गया, नेगेटिवली चार्ज वाला मिला पॉइंट। मेरे ख्याल से इसमें गुड़िया में चौथा नंबर लिखा है, आपने जो भी नंबर डाला, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मिला? पढ़ना उसको, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड द पाथ इन विच दे रिवॉल्व इज नोन एज ऑर्बिट। ठीक है, इसको पकड़े रहना उंगली में, मतलब ऐसे दबा के, वाला देखना, वो वाला अभी जो पढ़े बोर का, रदरफोर्ड का तो पकड़े रहना, और अभी बोर वाला देखना। बोर वाला क्या बोल रहा है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड फिक्स्ड एनर्जी। और एक बार उसको वापस पढ़ो, नेगेटिवली चार्ज, वो आप पुराने वाले को, रदरफोर्ड वाले को फिर से पढ़ो, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड द पाथ इन विच दे रिवॉल्व इज कॉल्ड ऑर्बिट। और ये वाले में क्या है, कहां घूम रहा है? वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में, वहां कहां घूम रहा है? ऑर्बिट के बारे में क्या दिया है? कुछ नहीं। क्या बोल रहा है? जहां घूम जाएगा वही क्या है? ऑर्बिट। ये क्या बोल रहा है? वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है, उसी में घूम रहा है। समझ में आया अंतर? ट्रैक्टर देखा है आपने? ट्रैक्टर, ट्रैक्टर कहां चलता है? खेत में। रोड में चल पाता है नहीं चल पाता? ट्रैक्टर रोड पे चल पाता है नहीं चल पाता? चल पाता, देखा होगा ना चलता हुआ। खेत में चलता है नहीं चलता है? अच्छा, थोड़ा बहुत पानी हो, इतना इतना चलेगा? मैं एक तो वीडियो में देखा, तालाब में घुसा दिया उसको, उसका साइलेंसर ऊपर होता है, जब तक साइलेंसर ऊपर है तब तक उसको कोई दिक्कत नहीं, सांस लेने की जगह ऊपर है उसकी। तो मैंने देखा वो तालाब में आदमी पूरा डूब गया एक वीडियो में, और पूरा ऐसे बाहर आ गया। पानी में चल लेता है नहीं चल लेता है? चल लेता है, थोड़ा बहुत पानी हो तो चल लेता है, समुद्र में नहीं चल पाएगा, है ना। ट्रैक्टर के पंख लगा देंगे अपन तो उड़ भी जाएगा बेचारा, इतना मल्टी टैलेंटेड है नहीं। कहां चल सकता है ट्रैक्टर? जहां मन आए वहां चल सकता है, और जहां चल देता है वही क्या कहलाता है? उसका रास्ता कहलाता है ना। तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैक्टर के जैसा है। पढ़ो एक बार फिर से, रदरफोर्ड के मॉडल में ट्रैक्टर के जैसा है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड द पाथ इन विच दे रिवॉल्व इज कॉल्ड ऑर्बिट। जहां चल लेगा वो क्या है? वही ऑर्बिट है। ट्रैक्टर जहां चल लेगा वही क्या है? उसका रास्ता है। समझ आ गया? ठीक। अच्छा, अब इधर आओ, बोर के मॉडल में ट्रेन देखिए आपने। ट्रेन, ट्रेन खेत में चलती है नहीं चलती, है ना। खेत, वो ट्रेन जो है पानी में चलती है नहीं चलती। ट्रेन कहाँ चलती है? वेल डिफाइंड पाथ होता है उसका, वेल डिफाइंड रेलवे का ट्रैक होता है, ठीक। कायदे से ट्रेन उसी में चलती है। लेकिन इंडिया में कभी कभी खेत वेत में भी घुस जाती है मौका रहने पर। तो एक इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। एक बार एक ऐसे ड्राइवर ने ट्रेन खेत में घुसा दी, तो जज ने उसको बोला, भैया तूने ऐसे ट्रेन चला रहा था, खेत में क्यों घुसा दी करके? तो बोले, माय लॉर्ड मैं क्या करता, ट्रैक पे एक आदमी खड़ा हुआ था। तो बोले, ट्रैक में एक आदमी खड़ा हुआ था, पीछे तेरी ट्रेन में हजारों आदमी थे, वो एक आदमी को बचाने के लिए तूने हजारों आदमी की जान खतरे में डाल दी। मार देता साले को, उड़ा देता उसको, एक ही आदमी था भाई, 1000 आदमी बच रहे। तो बोले, भाई साहब, बोले माय लॉर्ड मैंने सोचा तो यही था कि मारूंगा इसको करके, लेकिन एन मोमेंट पे उतर के वो खेत में घुस गया, तो मेरे को भी ट्रेन खेत में घुसानी पड़ी। तो इंडिया में भाई साहब ट्रेन कहीं भी चल सकती है ना, कोई भरोसा नहीं। लेकिन ट्रेन एक्चुअल कहाँ चलने के लिए बनी? ट्रैक पे, है ना। उसका पार्ट डिफाइंड है कि नहीं है? वेल डिफाइंड है। हमारे इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा है? बोर के मॉडल में वेल डिफाइंड, मतलब वो किसके जैसा हो गया? ट्रेन के जैसा। समझ में आ रहा? पाथ, ट्रेन आगे ऐसे अपना पाथ बना के चल रही है क्या? कार्टून चल रहा है, बनाते जा रही है और चलते जा रही है, ऐसा है क्या? नहीं। पाथ कब बना है? पहले से बना हुआ है, उसमें ट्रेन घूम रही है। समझ में आया? इसने क्या बोला? न्यूक्लियस है और उसके बाद शेल्स बने हुए हैं। कितने
रेलवे ट्रैक है इंडिया में बहुत सारे, इनफाइनाइट। ऐसे ही एटम में भी कितने वो बने हुए हैं शेल्स, इनफाइनाइट। समझ में आया? तो लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल, अगला पॉइंट लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल एनर्जी लेवल्स, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल एनर्जी लेवल्स। कितने इनफाइनाइट, कितने एनर्जी लेवल है? इनफाइनाइट। अच्छा, अब उनको ऐसा नहीं है कि कुछ भी नाम दे दिया गया, ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, डैश 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 डैश, कहां तक है भैया? इनफाइनाइट तक। समझ में आ गया? इसकी नंबरिंग नाम रखा था बोर ने, क्या नाम रखा था याद है किसी को? पहले वाले को के एल एम एन ओ, ऐसा। समझ में आ गया पक्का? ठीक। नंबरिंग भी कर सकते हैं इसकी, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, डैश डैश डैश, कहां तक? इनफाइनाइट शेल तक। समझ में आ गया? तो लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल एनर्जी लेवल्स विच आर numbered as 1, 2, 3, 4, 5 dash 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 infinite, or designated as K L M N O P dash 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 dash। समझ में आया? के से शुरू करते हैं, कहां से शुरू होगा ये? न्यूक्लियस के पास से। समझ में आ गया भैया? अब यहां ना दो बच्चे दो बेवकूफी भरा डाउट पूछते हैं। पहला डाउट ये पूछते हैं कि सर ये इंफिनिटी तक है, लेकिन के एल एम एन ओ पी तो जेड तक ही है, जेड तक पहुंच जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो जेड तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए 1 2 3 4 रखा है, ये वाला है ना। अच्छा, और उतने सेल तक हमको जाने की जरूरत ही नहीं है। हमने जितने 118 एलिमेंट ढूंढे हैं, आखिरी एलिमेंट ढूंढा गया था 2017 में, जिसको लगभग 8-9 साल हो गए हैं। उसके बाद से कोई एलिमेंट नहीं ढूंढा है हम लोगों ने, मिल ही नहीं रहा है। तो जो 118 एलिमेंट है उनके जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सबको अगर हम लोग भरने जाए ना, तो हम लोग केवल 7 शेल में भर लेते हैं, केवल 7 शेल में, 7 शेल में। तो के एल एम एन ओ पी, और पी के बाद क्या आता है? क्यू। उसके बाद की जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़ेगी भी तो हमने क्या ले लिया है? 1 2 3 4। तो दूसरा डाउट बच्चा पूछता है, सर ये भोर ने के से ही क्यों शुरू किया? तो भोर की गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था कविता, ठीक, तो उसने कविता के नाम से के से लिखा है। आपको यकीन नहीं है, आप डायरी में लिख लो, ऊपर भोर मिलेगा, उससे पूछ लेना, है ना। सच्ची बात बता रहा हूं, आपको मजाक लगेगा, है ना। था तो था, खत्म हो गया, अपन कुछ नहीं कर सकते। कैसे लिखा? उसका कुछ रहा होगा मन, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, ना कोई सवाल बनता, ना किसी को बताने की जरूरत। ठीक, समझ आ गई बात यहां तक कि पक्का? ऐसी चित्र बना लेंगे, छोटा सा लिख लेंगे 1 के से लेकर के, और ये 1 से लेकर के इंफिनिटी तक के। हो गया बेटा? दुनिया में एक से एक नमूने हैं। अब मैंने ग्रुप में डाला कि भैया टेस्ट में पढ़ लेना, पीछे का भी डाल रहा हूं करके, तो एक का तुरंत मेरे पास मैसेज आया, सर टेस्ट एमसीक्यू होगा कि क्या होगा? मैं बोला उसके ऊपर थोड़ा देख, नोटिस डाल रखा है जिसमें लिखा है नीट पैटर्न में होगा। तो सर पहले और दूसरे चैप्टर से भी सवाल आएगा। तो मैंने बोला तो है, समझता क्यों नहीं? एक से एक नमूने भरे दुनिया में। हो गया? लिख लिया यहां तक के? पक्का हो गया? अच्छा, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो कहीं भी नहीं घूम सकता, उसका एक डेजिग्नेटेड शेल होगा, वो उसी शेल में घूमेगा, और जब तक कि वो अपने शेल में घूमेगा तब तक कि वो कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा। समझ में आ गया भैया? पक्का? ठीक। जब जैसे मैं वहीं घूम रहा हूं तो कोई एनर्जी लूज नहीं करूं, लेकिन उसको कहीं से बाहर एनर्जी मिल जाएगी, कोई हम उसको एनर्जी दे देंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो वो अब छोटी जगह में घूम रहा था, एनर्जी बढ़ गई तो अब वो बड़ी जगह में घूमने चला जाएगा। समझ में आ गया भैया? ठीक। तो लिखेंगे until an electron revolves in its own shell,
until an electron revolves in its own shell, it does not lose any energy. Until an electron revolves in its own shell, it does not lose any energy. कोई एनर्जी लूज नहीं करता है। ठीक। रदरफोर्ड के मॉडल में एक ड्रॉबैक था जो जेसी मैक्सवेल ने बताया था कि न्यूक्लियस है और ये मूविंग इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा जो कि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट कर रहा है। जब ये यहां गोल गोल घूमेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगी और इलेक्ट्रॉन धीमा होता हुआ अल्टीमेटली एनर्जी लूज करता हुआ कहां चला जाएगा? न्यूक्लियस। ठीक। भाई ने क्या बोल दिया? जब तक अपनी जगह में घूम रहा है तब तक के कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा, और एनर्जी लूज नहीं करेगा मतलब न्यूक्लियस में जाके नहीं डूबेगा। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक। इसने क्या एक्सप्लेन कर दिया? ये क्यों, ये क्या ड्रॉबैक था इसमें? रदरफोर्ड क्या नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसके अनुसार ये डूबने में, याद करो 10⁻⁻⁸ सेकेंड बताया था मैंने, उतनी देर में डूब जाएगा। स्टेबल नहीं था एटम, खत्म हो जाता। लेकिन अब इसने क्या बोल दिया? जब तक अपने शेल में घूम रहा है तब तक घूमता रहेगा। स्टेबल है नहीं है? स्टेबल, घूम रहा है। समझ आ गई बात? पक्का? ओ, ऐसा हो गया। ठीक, समझ आ गया। अब इसको कहीं से बाहर से एनर्जी मिलेगी तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी तो कहां चला जाएगा? बाहर घूमने। अपन लोग साल भर काम करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, एनर्जी मिलती है, साल के अंत में कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं। भाई गया था सिंगापुर घूमने के लिए, है ना। या आप लोग यहां से निकल करके, भिलाई से निकल के कहाँ जाते हो? बड़ी जगह घूमने जाते हो। दिल्ली गए, कलकत्ता गए, बेंगलोर गए, है ना, मुंबई गए। या आप यहाँ से निकल के घूमने के लिए राजिम चले जाते हो, है, या और ऐसे छोटी जगह चले जाते हो, गांव और चले जाते हो। ऐसा होता है क्या? नहीं। आदमी पैसा कमा कहाँ घूमने जाता है? बड़ी जगह। तो ये भी एनर्जी गेन करेगा तो कहाँ चला जाएगा? हायर एनर्जी लेवल में। समझ में आया? तो लिखेंगे whenever an electron gains energy, लूज तो करेगा नहीं, whenever an electron gains energy, it jumps into higher energy level of greater energy, higher energy level of greater energy। ठीक है। अब आप यहां से चले गए, पुणे घूमने चले गए, है ना। घूमने ही बोलते हैं अपन, ये भी घूमने ही जा रहा है ना। तो पुणे घूमने चले गए, पुणे में ही घूमते रहोगे, हैं? वापस आओगे तो क्या करोगे? जितना आपने यहां कमाया था वो वहां खर्चा करोगे, फिर वापस आ जाओगे। तो इलेक्ट्रॉन भी जब एनर्जी गेन करेगा तो कहां चला जाएगा? आगे। जब वापस पीछे आएगा तो जितनी एनर्जी गेन करी थी उतनी एनर्जी लूज करेगा, तब पीछे आएगा। समझ में आया? तो लिखेंगे while returning back to its own orbit, an electron emits the same amount of energy. An electron emits the same amount of energy as absorbed. Electron emits the same amount of energy as absorbed earlier. जितना पहले एब्जॉर्ब किया था उसी को क्या कर देगा? वापस इमिट कर देगा। तो वो हायर एनर्जी वाला हो गया। हाँ, क्यों हायर एनर्जी? मान लो मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा है ना। आप इमेजिन करो, आप पे घर में एक मौसी का लड़का आया घूमने के लिए, है ना, गर्मी की छुट्टी में। सुबह सुबह उठा, मौसी ने नहला धुला दिया उसको, तैयार हो गया, राजा बाबू काला टीका लगा दिया। अब ये लड़का क्या करेगा? चुपचाप बैठ जाएगा? क्या करेगा? खेलना कूदना शुरू करेगा। क्या चीज से खेलेगा? ये चेस खेलेगा,
है? ये क्या करेगा, जितने आपके घर में कुशन है इनका घर बना लेगा। वो जो गोल वाला तकिया होता है, मसनद बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर बैठ जाएगा, घोड़ा बना लेगा उसको, है नहीं? आपकी किताबें मिल जाएंगी, उसमें लिखने लगेगा, है ना? घर की दीवारों पे हमारे पूर्वज जो थे वो गुफाओं में पेंटिंग करते थे, उसको पेन मिल जाएगा तो क्या करेगा, गुफा में पेंटिंग करने लगेगा। ऐसे बच्चे को आपने बोल दिया नहीं देख ले, अच्छी सुंदर है कोई, है हम भी देखें, हाँ फिर इधर देखना भाई, क्लास में ध्यान दे दे। मामा सिंगापुर में रहते हैं ना तेरे, चाचा रहते हैं, तो कैसे पहुंचे सिंगापुर वो, है? एरोप्लेन से? नहीं तो एरोप्लेन से कुछ वीजा वीजा मिला होगा ना उनको, काहे के लिए मिला वीजा, ऐसा क्या किया उन्होंने? हाँ नहीं तो क्यों मिला उन्हें, क्या पढ़ाई लिखाई करके गए हैं या बिजनेस बिजनेस है उनका? जॉब करते हैं। कैसे मिली जॉब हम वहाँ सिंगापुर में, कौन क्या पढ़े लिखे? 12वीं पास है बस? तो इंजीनियरिंग किए फिर मिली ना नौकरी, पढ़ लिख के गए। कैसा जीवन है सिंगापुर में? अच्छा है? इंडिया से अच्छा है खराब? बहुत अच्छा है ना। तो फिर जाना चाहता है नहीं चाहता? तो फिर पढ़ना दोस्त, पढ़ेगा तब तो जाएगा ना, खाली बैठने से थोड़ी चला जाएगा, कि दूसरों को फोटो देखने से थोड़ी जाएगा, है? फोटो मोबाइल में भी देख रहे हैं, उसमें फोटो छपा दी, उसका फोटो भी देख रहे हैं बैठ के। आओ इधर। तो क्या बता रहा था मैं, कुछ अच्छा बात बता रहा था। तो अब वो जो बच्चा है वो दीवार में लिख रहा है, तुम्हारी कॉपी में लिख रहा है, तुमने उसके हाथ से पेन ले लिया और उसको थोड़ा सा चिल्ला दिया, क्यों ऐसा कर रहा है करके, क्या करेगा ये बच्चा? है? मान जाएगा चुपचाप? क्या करेगा? रोएगा ना, थोड़ा बहुत रोएगा, खूब ताकत से रोएगा, खूब ताकत से रोएगा, है ना? किसको बुलाएगा? अपनी माँ को बुलाएगा, है ना? स्टेबल बच्चा है, अनस्टेबल बच्चा है? अनस्टेबल है। आपने इसके जरा से चिमटी काट दी तो रोएगा ना? स्टेबल है अनस्टेबल है? अनस्टेबल। यही बच्चा शाम होते होते थक गया भयंकर, आप भी थके होगे, है ना? कहाँ सोएगा? थक गया है तो ये अपने कमरे में जाके सोएगा, या इसको नींद आ रही तो कहीं भी सो जाएगा, है? कभी तुम सोए सोफे में, है? हॉल में सोए कभी, डाइनिंग रूम में, या कभी कहीं बाहर सोए? सुबह कहाँ उठे? बेड पे उठे? पता चला तुम्हें? खुद चले गए ना, अपने आप चल के गए, कोई उठा के ले गया हो? अभी मैं उठाऊं तुम्हें पता चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा ना। उस समय पता चला, गहरी नींद में थे, स्टेबल थे अनस्टेबल थे? स्टेबल। अभी वो बच्चा कहीं भी सो रहा है। मेरे यहाँ बड़ा वाला लड़का है, उसको पहले बर्थडे में हमने बैटरी वाली कार होती है ना, उसको बहुत शौक था कार चलाने का, तो कार ला के दी। तो हमारे यहाँ घर के हॉल में वो ऐसे कार चलाए, फिर मोड़े, फिर लेके आए, फिर मोड़े, ऐसे वही छोटा सा हॉल है उसमें चलाया, घूं 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 गाड़ी चला रहा। अब हम लोग घर वाले सब बात कर रहे हैं, अचानक हमने देखा गाड़ी जो है वो यहाँ दीवार से टकराई हुई है, और बस घूं 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 आवाज आ रही है एक्सीलरेटर की। हम लोग, मैं आके देखा, मैं बोला ये घुमा क्यों नहीं रहा गाड़ी, दीवार तोड़ने के प्रोग्राम में है क्या? आके देखा तो लड़का गाड़ी चलाते चलाते सो रहा है, बैठे बैठे। सो सकता है नहीं सो सकता बच्चा? सो सकता है। वॉश बेसिन के बाजू जमीन में सो सकता है नहीं सो सकता है? सो सकता है। ऐसे समय में सो रहा है बच्चा, गहरी नींद में, आप भी सोए हो, आपको उठा के लोग ले गए, आपको पता नहीं चला। ऐसे समय आप वो बच्चे का ऐसे गाल खींचो, प्यार से थप्पड़ मारो, उठेगा क्या? जोर से मारो तो भी नहीं उठेगा। रोज रात के मेरा छोटा वाला लड़का मेरे लात मारता, बीच में सोता, रोज लात मारता, मैं रोज उसको ऐसे उठा करके फेंकता हूं लिटरली, कि जा अपनी माँ के पास, मेरे एक सोन दे। वो नहीं उठता कभी। स्टेबल है अनस्टेबल है? स्टेबल। स्टेबल बच्चा है, आराम से सो रहा है, कोई मतलब नहीं है उसको लेने देने का। सुबह के टाइम में क्या थी उसके पास? एनर्जी कम थी ज्यादा थी? ज्यादा थी। सुबह ज्यादा एनर्जी थी, स्टेबल था अनस्टेबल था? अनस्टेबल। शाम हुए तक की उसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। एनर्जी कम हो गई तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। समझ में आया? ठीक। एक हमारे यहाँ टीचर थे केमिस्ट्री के, यहीं भिलाई के, रायपुर में भी पढ़ाते थे, मैं उनसे क्रैश कोर्स पढ़ने गया। तो भाई साहब वो पहले शुरू में भयंकर ऊर्जावान टीचर, पढ़ाते पढ़ाते, देखिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, ये है, वो है, पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड के पीछे चल दे रहे हैं, फिर उधर चले जा रहे हैं। शुरू का 3 दिन में यही ढूंढ रहा हूँ ये आदमी है कहाँ करके,
इतना ऊर्जावान है, बहुत एनर्जी है, स्टेबल है क्या? स्टेबल क्या होता है? एक जगह बैठ जाए, वो क्या होता है? स्टेबल। समझ में आया? जो यहां से वहां दौड़ रहा है वो स्टेबल है अनस्टेबल? अनस्टेबल। एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। अब जो तू बात पूछ रहा था, सर ये आगे चला गया, यहीं क्यों नहीं मर रहा है, वापस क्यों आ रहा है? जो आगे चला गया क्या करके गया? एनर्जी लेके। आगे इसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, तो ये वापस आएगा। क्यों वापस आएगा? एनर्जी कम हो जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। समझ में आई बात? तो आगे जाएगा तो वापस भी आएगा। समझ में आ गई बात? पक्का? अगली बात, अगला वो लिखेंगे भैया, क्या लिखा है मैं लास्ट? हाँ ये पूरा हो गया ना सेंटेंस वो। अगला पॉइंट लिखेंगे भैया, अगला पॉइंट लिखेंगे। एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, an electron can revolve in only those shells, in only those shells in which its angular momentum, in only those shells in which its angular momentum is an integral multiple, हाँ क्या बोल रहा था मैं? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, पूरा शुरू से बोलूं? फिर से बोल देता हूं, क्या है शुरू का? एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज शेल्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। अब ये क्यों आया वो तो खैर 2 मिनट की बात है, क्या है पहले तो समझे। क्या बोल रहा है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल, मतलब इंटीजर का मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। समझ में आया? एंगुलर मोमेंटम, नॉर्मल मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम होता है वो सर्कुलर मोशन में लगता है, उसका फॉर्मूला होता है mvr। क्या फॉर्मूला होता है? mvr। mvr इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। समझ में आया? m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है? किसका? इलेक्ट्रॉन का? नहीं, वो जिस पाथ में घूम रहा है उस पाथ का रेडियस। n क्या है? तो यहां n जो है ये दर्शाता है नंबर ऑफ शेल को। n क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ शेल। जैसे मेरे पास फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सेकेंड शेल के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2। थर्ड शेल के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड सो ऑन। समझ में आया भैया? पक्का? h क्या है? तो h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जो हम लोग पीछे पढ़ के आए, प्लैंक्स कांस्टेंट, और 2 और पाई आपको पता ही है जो होता है। ठीक, अब मान लो कि मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, तो फर्स्ट शेल के अंदर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और ऐसे केस में एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर क्या हो जाएगा? बोलो। 1 इंटू h बाय 2 पाई या h बाय 2 पाई। समझ में आया? सेकेंड शेल में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर क्या हो जाएगा? 2h बाय 2 पाई या h बाय पाई। थर्ड शेल में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, और एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 3h बाय 2 पाई। समझ में आया? पक्का यहां तक के? ये किसने बोला? बोर ने। अब कोई भी आदमी जो सुनेगा इस बात को वो ये पूछेगा कि चलो एंगुलर मोमेंटम mvr तो होता है, मोमेंटम जैसी चीज है कोई, ये भैया nh बाय 2 पाई के ही इक्वल क्यों है? nh बाय 3 पाई के इक्वल क्यों नहीं है? या 2 पाई बाय h के इक्वल क्यों नहीं है? यही क्यों है? तो उस जमाने में भोर ने, आज से 100 साल से ज्यादा पहले, ये बोला कि मोला नहीं पता, मेरे नहीं मालूम। तो बोले क्यों ऐसा? बोले क्या रीजन है? बोले मेरे पास रीजन नहीं है,
लेकिन मैं इसको जहां भी यूज करता हूं, पुट करता हूं, मेरा सही आंसर आ जाता है। तो मेरे पास आज की तारीख में रीजन तो नहीं है, लेकिन मेरे को यह पता है कि यह बात सही है। तो ये उसके ड्रॉबैक में गिना जाता रहा। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आएगा, उससे बात हुई है अभी, वो आएगा 5-6 दिन बाद आएगा, बोल रहा है 5-6-8 दिन बाद आएगा। फिर वो आकर के, उसका नाम है डी ब्रॉगली, वो बताएगा कि ये ऐसा क्यों है। तो अभी भोर के पास में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। भोर को बस ये पता है कि भैया ऐसा होगा, क्यों होगा नहीं पता, उसके लिए भोर को गाली पड़ेगी बाद में। ठीक, चलो इतना नोट करो फटाक से। ये वाला है कि है तो है, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो भागो, फिजिक्स पढ़ लो जाके, ऐसा बोर का कहना, मेरा नहीं। लिख लिए पूरा है, लिख डाले सब। अरे वाह, तो बताओ हो गया सबका? तेरा बेटा गुड़िया हो गया? तो लिखेंगे भैया। अब यहां से क्या समझ में आ रहा है अपने को? एंगुलर मोमेंटम की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? h/2π, 2h/2π, 3h/2π, फोर्थ शेल में होगा तो क्या होगी? 4h/2π, फिफ्थ शेल में 5h/2π। समझ में आया? तो लिखेंगे भैया, अकॉर्डिंग टू दिस postulate, the value of angular momentum of an electron, inside an atom, the value of angular momentum of an electron inside an atom can be h/2π, 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π, dash 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 dash. But it can never be 0.7h/2π, 0.7h/2π, 1.3h/2π, 2.8h/2π, 3.4h/2π, dash 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 dash. समझ में आया है? इससे क्या समझ, इसको क्या कहते हैं, कोई आइडिया है? जैसे तुम्हारे कॉलोनी में बिजली खंबा लगा है बिजली खंबा, आज घर जाके गिनना कितना खंबा लगा है, तो आप जवाब क्या दोगे? सर मेरी कॉलोनी में 20 बिजली खंबा लगा है, मेरी कॉलोनी में 22 बिजली खंबा लगा है, मेरी कॉलोनी में 30 बिजली खंबा लगा है, 25 लगा है, 42 लगा है। किसी की कॉलोनी में 17.5 खंबा लगा है क्या? नहीं। 18.3 खंबा लगा है क्या? नहीं। 23.7 खंबा लगा है क्या? नहीं। खंबा एक क्वांटा है। जैसे दूध का पैकेट, आपको ब्लिंकिट जानते हो सब लोग, ब्लिंकिट से दूध का पैकेट ऑर्डर करना है, आप कितना पैकेट दूध ऑर्डर कर सकते हो? 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, है नहीं? अब वो पैकेट पे डिपेंड करता है। अगर आधा किलो का पैकेट है और आपको 2 किलो दूध चाहिए तो आप 4 पैकेट ऑर्डर करोगे। 1 किलो का पैकेट है, 2 किलो दूध चाहिए तो आप 2 पैकेट ऑर्डर करोगे। 100 ml का पैकेट है तो उस हिसाब से ऑर्डर करोगे। पैकेट का साइज कितना भी हो, लेकिन पैकेट का नंबर हमेशा होल नंबर में होगा। आप बोलोगे कि मेरे को आधा पैकेट चाहिए, आधा फाड़ के आधा पी के दे दे, आधा पैसा ले लेना, नहीं देगा। वैसे ही यहां पैकेट का साइज क्या है? h/2π, या तो 1h/2π होगा, या 2h/2π होगा, 3h/2π होगा, 4h/2π होगा, लेकिन कभी 0.5h/2π नहीं होगा। समझ में आया? इसको बोलते क्वांटाइजेशन। क्वांटा यानी क्या? पैकेट। तो पैकेटीकरण कर दिया। एक माँ बाप है, एक 2 मियाँ बीवी है, उनका 1 बच्चा हो सकता है, 2 बच्चा हो सकता है, 3 बच्चा हो सकता है, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 6 बच्चा, 20 बच्चा पैदा कर ले, लेकिन कभी भी 1.5 बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे, 2.3 बच्चा नहीं पैदा होगा। तो बच्चा, इंसान एक क्वांटा है। अभी हो सकता है कभी काला हो, गोरा हो, वो अलग बात है, लेकिन होगा हमेशा होल नंबर में। तुम्हारे पास में 10 घड़ी हो सकती है, 12 घड़ी हो सकती है, 3.5 घड़ी
नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात भैया? इसको क्या कहते हैं अपन? क्वांटाइजेशन। एक पैकेट बना दिया फिक्स, इतना ही मिलेगा। बिस्किट का पैकेट लेने जाओगे तो एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट बना रखा है। आप बोलोगे कि मेरे को 2 बिस्किट चाहिए या 1.2 पैकेट चाहिए, तो देगा क्या? नहीं। वैसे यहां भी है, ठीक। तो लिखेंगे दिस पॉस्टुलेट क्वांटाइज्ड, दिस पॉस्टुलेट क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब समझ गए? क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो गया? क्वांटा है, ये एक क्वांटिटी फिक्स कर दी। दिस पॉस्टुलेट क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन inside an atom, angular momentum of an electron inside an atom. Therefore it is called Bohr's quantization postulate. Therefore it is called Bohr's quantization postulate. समझ में आ गया भैया? ठीक है ना? तो ये थे बोhr के पॉइंट। बोhr ने क्या बोला? बीच में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। बाहर इलेक्ट्रॉन एवं ही कहीं भी घूम रहा है क्या? नहीं, उसका पहले से एनर्जी लेवल बना हुआ है। कितने एनर्जी लेवल बने हुए हैं? इनफाइनाइट। उनकी नंबरिंग कहां से करते हैं? 1 2 3 4। नाम कहां से रखते हैं? KLMNOP। इलेक्ट्रॉन कहां घूम सकता है? कहीं भी घूम सकता है? नहीं, वहीं घूम सकता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स ऑफ h/2π हो। इलेक्ट्रॉन जब तक अपने शेल में घूमेगा तब तक एनर्जी लूज। अगर कहीं से एनर्जी मिलेगी तो कहां चला जाएगा? आगे। आगे चला जाएगा, वहीं रहेगा? नहीं, वहां से वापस आएगा। वापस आएगा तो क्या करेगा? उतनी ही एनर्जी को लूज कर देगा। समझ में आ गई इतनी बात? पक्का। अब इसको, इस मॉडल को लेके बोhr ने जो है बहुत सारे एप्लीकेशन दिए। इतना टैलेंटेड आदमी था वो कि उसने जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में घूम रहा है उसका रेडियस का वैल्यू भी कैलकुलेट कर दिया। समझ में आया? तो हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बोह्रस मॉडल। एप्लीकेशंस ऑफ बोह्रस मॉडल। सबसे पहला लिखेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका रेडियस। इससे भैया बहुत सवाल पूछता है एप्लीकेशन से ना। आओ, ये हो गया अपने पास न्यूक्लियस। ये बाहर है इलेक्ट्रॉन। बोर्ड पे देखेंगे सब लोग, 2 मिनट। न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन रहते हैं? जैसे हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन होता है? हाइड्रोजन में। हीलियम में कितना होता है? लिथियम में कितना होता है? तुम्हें कैसे पता? तुमने खोल के देखा है? कैसे पता चल रहा है? एटॉमिक नंबर से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें कितना प्रोटॉन होगा? 1। हीलियम में 2। समझ में आया? तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z, इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। मैं बात कर रहा हूं वैल्यू की। उसको हमने मान लिया E। क्या मान लिया? E। इसमें कितना प्रोटॉन है? Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू Z। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू E। चार्ज ऑन 2 प्रोटॉन इज इक्वल टू 2E। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इज E। चार्ज ऑन 2 प्रोटॉन इज 2E। चार्ज ऑन 3 प्रोटॉन इज 3। चार्ज ऑन Z प्रोटॉन, चार्ज ऑन Z प्रोटॉन इज इक्वल टू Ze। तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो गया? Ze। यहां कौन है? इसका चार्ज कितना हो गया? E। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन होगा ना। इसको थोड़ा नीचे बनाना चाहता हूं मैं, ज्यादा ऊपर बना दिया हूं। यहां है ना। इन दोनों के बीच क्या देखने को मिलेगी? फोर्स ऑफ क्या? अट्रैक्शन, है ना। अच्छा, ये दूरी यहां से लेकर के कहां तक की दूरी यार कैसे करूं मैं? रुको 1 मिनट देना मेरे को है, थोड़ा सा मिटा लूं मैं, बहुत सारी चीजें लिखनी। हाँ 1 मिनट। यहां से लेके यहां तक की दूरी, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके यहां तक की दूरी क्या हो गई? R। रेडियस हो गया ऑर्बिट का। यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है
अंदर की ओर क्या लगेगा बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर अंदर की ओर ही फोर्स लगेगी तो तेरी ओर है रब्बा, पास आ जाएगा, वो खींचा चला आएगा। लेकिन ये खड़ा हुआ है या घूम रहा है, घूम रहा है वी वेलोसिटी से, और वी वेलोसिटी से जब घूमते हैं तो एक फोर्स बाहर की ओर लगता है। बाहर की ओर लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसमें एक फोर्स बाहर की ओर भी लग रहा है जिसका क्या नाम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पक्का आगे यहां तक की समझ में। अगर अंदर वाला फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कहां आने लगेगा, अंदर। बाहर वाला ज्यादा होगा तो धीरे धीरे कहां जाने लगेगा, बाहर। लेकिन इलेक्ट्रॉन वहीं घूम रहा है, इसका क्या मतलब है, अंदर वाला फोर्स और बाहर वाला फोर्स सेम है। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे, बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक आप लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा है क्या 10वीं में, ग्रेविटेशनल 10th में, है ना। उसका एक वो फॉर्मूला था G m1m2/r², सुना है, वो दो बॉडी के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को दर्शाता था। वैसे ही एक फॉर्मूला कूलम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने चार्ज के लिए निकाला था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दर्शाने के लिए। वहां क्या था, G m1m2/r²। यहां उसका भाई है K(Q1Q2)/r²। ये भी पढ़ा था क्या आप लोगों ने, है पढ़ा था, पता नहीं, छोड़ो गोली मारो। ये फॉर्मूला है, इसमें के, वहां जी क्या था, जी वाला तो पढ़ा था ना, जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट था। यहां के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। m1 क्या था, मास ऑफ वन बॉडी। यहां q1 क्या होगा, चार्ज ऑन वन बॉडी। q2 क्या होगा, चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी। r क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, वहां भी था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। समझ में आया। m क्या है, मास ऑफ बॉडी जो गोल गोल घूम रहा है। v क्या है, जिस वेलोसिटी से घूम रहा है। r क्या है, जिस रेडियस में घूम रहा है। समझ में आ गया। इधर आ जाते हैं, k, q1, q1 और q2, ये q1 है और ये q2, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। q1 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, Ze। q2 की वैल्यू क्या लिखूंगा, E। ये r क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच, r। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, r², K, Ze, E और r²। m हो गया मास, v हो गया वेलोसिटी, r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ ट्रैक। अब अगर आप देखो इन दोनों के बीच का दूरी सेंटर से मेजर करेंगे और रेडियस भी कहां से मेजर करेंगे, सेंटर से, तो दोनों के बीच का दूरी और रेडियस सेम होगा। तो ये रेडियस की जगह मैं r लिख सकता हूं, दोनों सेम। ये r से ये r कट गया, यहां क्या हो जाएगा, KZe² हो गया। ये m को मैं नीचे भेज रहा हूं, एक r बचा है, m आ गया, अपॉन क्या आ जाएगा, mr इज इक्वल टू क्या आ गया, v²। समझ में आया। ये मेरा पहला इक्वेशन है, ठीक। अब आगे बढ़ता हूं मैं। हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है, इसको वापस बाद में लिख लेना। हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, क्या बोला था, एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट। क्या बोला था बोर ने, एंगुलर मोमेंटम mvr इज क्या, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। mvr इज इक्वल टू nh/2π। v निकालना चाह रहा हूं मैं, v, तो क्या हो जाएगा, nh/2π mr। v² निकालना चाह रहा हूं, v² n² h² अपॉन 4π² m²। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इक्वेशन नंबर 2 को देखो, दोनों में क्या है, v²। अब क्या करेंगे बोलो, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो आओ दोनों को इक्वेट कर लेते हैं अपन लोग। यहां पे थोड़ा सा इक्वेशन 1
इज इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर, हो गया। यहां क्या लिखूंगा मैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, बोलो क्या क्या कट रहा है बेटा, एम और आर कट गया, ए दाई हटना रे, एम और आर कट गया। क्या निकालना चाह रहे हैं हम लोग, क्या पता क्या निकालना चाह रहे हैं, क्या हेडिंग डाली है, रेडियस। क्या निकालना चाह रहे हैं, आर। तो आर बचा है क्या, एक आध ये बचा है, आर को वहां भेज दे रहा हूं। आर इज इक्वल टू, यहां क्या बचा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहां सब खत्म हो गया, ऊपर कुछ नहीं जाएगा, अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम, आर उधर चला गया, और उधर से क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर। तो ये भाई साहब ये छोटा सा फॉर्मूला है जो किसको बताता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट को। क्या फॉर्मूला है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। देख के बोलो, देख के एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। समझ में आया, पक्का आया तक। अब ये फॉर्मूला मेरे को जब मैं तैयारी कर रहा था तब से याद है, मैं अभी भी इधर देख के बोल रहा हूं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। और आप देख लो मेरे पास कोई बुक नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, मोबाइल उधर रखा है, और मैं जब से डेरिवेशन करा रहा हूं आपको 1 घंटे से बोल रहा हूं लगातार, उसके पहले 12th की क्लास ले रहा था। और ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी में आई हैव अ लाइफ, मेरी जिंदगी में यही नहीं है कि मैं ये रखते रहूंगा, है ना। तो मेरे को आज तक याद है, कैसे याद है, मेरे गुरुजी ने याद कराया था। अब कैसे याद कराया था वो मैं आपको भी याद करा देता हूं, ठीक है। हमको क्या करना है, इस शब्द को, ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। ऊपर तो बहुत इजी है, कैसे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। प्रॉब्लम कहाँ है, नीचे। तो नीचे को आप अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, आप इसको एक शब्द के जैसा पढ़ेंगे, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। बोलो 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। मत हंसो, मतलब उसको वो मत करो, ठीक है, अच्छी बात है, मगर सोचो मेरे को आज तक याद है तो आपको भी याद। आपका बच्चा पूछेगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट का क्या फॉर्मूला है मम्मी, तो अरे एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। सोचो कितना इंप्रेस हो जाएगा, पैर पड़ेगा रोज आपका, ऐसे भी पड़ेगा मगर और इंप्रेस हो जाएगा, है ना। तो बोलो भैया क्या है, नीचे क्या याद रखना है, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, एक सांस में, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, 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 4 पाई स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा, देखो तुम लोग को केवल एम के जेड स्क्वायर ही याद रहने वाला है, क्योंकि तुम लोग 4 पाई स्क्वायर बोल नहीं रहे हो। हाँ बोलो 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, एम के जेड स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। पूरा 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 बोलना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। अब जो बायो वाला बच्चा है, कौन है बायो वाला, आई नहीं है, तो उन लोगों के में तो ये नहीं पूछा है आज तक, लेकिन जेई में 2-3 बार जो है इसके बाद का स्टेप पूछ चुका है। मतलब ये लगेगा जिसमें वेलोसिटी का भी ऐसे ही फॉर्मूला आता है, तो जब आपको ये आएगा तब वेलोसिटी बनेगा, तो वो पूछ चुका है 1-2 बार जेई में। बायो में तो खैर ज्यादा नहीं पूछता, इसको सिंप्लीफाई और करेंगे अपन थोड़े देर से, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लो, है ना, यहां से यहां तक का इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में दिया है, मगर अब आपके स्कूल वाले क्या पूछते हैं ये वो वही बता पाएंगे, आई कैन नॉट टेल यू। मैं होता तो नहीं पूछता, मैं सीधा न्यूमेरिकल पूछता, मगर आप लिख लो, अच्छी चीज। इक्वेशन 1 से डायरेक्ट निकाल सकते थे, बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन इक्वेशन 1 में v आ रहा है, तेरे को पता है वेलोसिटी क्या है, नहीं देगा। अब जो पूरा फॉर्मूला लिख, फिर मैं तेरे को बताऊंगा। भैया क्या बोल रहा है यहीं से क्यों नहीं निकाल लिया सीधा, पागल हो, 2 इक्वेट कियो। तो हम इक्वेट करके वेलोसिटी को हटाए हैं, हमें वेलोसिटी नहीं पता, सिंपलर टर्म्स में लाए, ठीक है। उधर का हो गया, लिखना बचा तो लिखा,
हाँ हो गया बेटा, लिखिए। वो रेडियस निकालो ना भैया, ऐसे कर लो, तुम खुद ही निकाल लोगे। लिख लिए। अब यहां लेने का क्या मतलब है इसको, यहां पर क्या क्या चीज है देखो आओ। एन क्या है, नंबर ऑफ शेल। ये अपने को कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में बताएगा कि भैया थर्ड सेल का रेडियस जानना चाहता हूं मैं, मेरे को थर्ड सेल का रेडियस बताओ। तो हम लोग एन की वैल्यू क्या ले लेंगे, 3 बताएगा वो। एच, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, है ना। अच्छा 4 तो पता ही है, पाई भी लिखने की जरूरत नहीं। एम क्या है, मास मेरा इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। के क्या है, के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, है ना, कूलम कांस्टेंट वगैरह भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू भी हमें पता है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। अगले साल आप 12th में पढ़ोगे, पहला ही चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। कूलम का लॉ बहुत मतलब फेमस लॉ है। जेड क्या है, जेड इज एटॉमिक नंबर। अब वो बताएगा कि तीसरे सेल का रेडियस बताओ हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन एटम बोलेगा तो जेड की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1। हीलियम बोलेगा तो 2 ले लेंगे, तो वो सवाल में देगा अपने को। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देख लो, बाद में लिखना, हड़बड़ाओ नहीं, समझने की कोशिश करो। भाई जो कह रहा है कि सर वो जो पीछे फॉर्मूला आया था, क्या फॉर्मूला था वो, के जेड ई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये आर और ये आर काट के हमने के जेड ई स्क्वायर बटे एम वी स्क्वायर बराबर आर क्यों नहीं लिख लिया, ये कह रहा है। तो इस फॉर्मूले में मेरे पास में वेलोसिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन मेरे को यह पता है यहां पे इस फॉर्मूले में मेरे पास सब चीज है, केवल क्या नहीं है, एन और जेड। वो मेरे को काय में मिलेगा, क्वेश्चन। समझ में आया। तो इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। वेलोसिटी एक और अननोन चीज है, बाकी हमारे पास सब नोन है। अच्छा अब आप देखो, आप मेरे पास क्या क्या चीज है इसमें। एन सवाल में मिलेगा, एच है, वैल्यू फिक्स्ड है, मैं चेंज नहीं कर सकता। 4 को मैं 4 ही लिखूंगा, 3.5 नहीं लिख सकता। पाई फिक्स है, मास फिक्स है, के फिक्स है, ई फिक्स है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 चीजें फिक्स है जो मेरे को बार बार पुट करनी, जिनको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो अपन क्या करेंगे, इसको एक ही बार पुट कर लेंगे। आओ जरा पुट करते हैं, देखना। आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एच स्क्वायर की जगह 6.626 इंटू 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर। 4 को ऐसे ही रहने दो। पाई की जगह क्या लिखोगे, 3.14 का होल स्क्वायर। एम की जगह 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। के की जगह, अरे क्या इतना हड़बड़ा रहे हो, चोरी कर रहे हो क्या है, कि ये चुरा के किसी को बेचना है, नहीं ना। मैं दूंगा ना लिखने का समय, फिर काहे हड़बड़ा रहे हो। 25 जगह दिमाग नहीं चला सकते हो, इतने होशियार नहीं हो तुम लोग, ये बात मान लो। 25 काम करना नहीं है, एक काम करना है, बोर्ड पे देखना है, ठीक है। हड़बड़ाओ नहीं, ये नहीं निकलेगा यहां से, मैं लेके नहीं भागूंगा, ठीक, यही है। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, मैं लिख लूं कहीं मिटा ना दे, ऐसा नहीं होगा, है ना। आओ अगला वाला क्या है, कहां थे हम लोग, मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। के क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹। जेड एटॉमिक नंबर कहां मिलेगा, सवाल में बताएगा। ई क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया पक्का। तो अब ये एन और जेड को छोड़ के, एन स्क्वायर और जेड को छोड़ के बाकी सारी नंबर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। कर लोगे ना, चलो करो फिर, मत करो नहीं कर पाओगे, है ना, पागल हो जाओगे तुम लोग। मैं लिख के दे रहा हूं, इसके पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 0.529 इंटू 10⁻⁻10
ऊपर क्या बचेगा n स्क्वायर, नीचे z। ये रेडियस है, यूनिट क्या होगा इसका, केजी लिख दूं, क्या होगा मीटर। अब आप जरा देखो ये 10⁻⁻10 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगस्ट्रॉम लिख सकता हूं। तो यहां से r की क्या वैल्यू आ जाएगी 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। समझ में आया। ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले पे खूब न्यूमेरिकल बनता है। इसमें आपको n की वैल्यू दे देगा, z की वैल्यू दे देगा और रेडियस पूछेगा। समझ आ गया पक्का। चलो अब नोट करो फटाक से, शांति से, हड़बड़ाओ नहीं। नोट करने नहीं आए हो आप, ये बात याद रखो। आप पढ़ने लिखने आए हो, लिखने पढ़ने नहीं आए हो। पहले पढ़ना है फिर लिखना है बाद में। हो गया बेटा, है लिख लिए। चलो अभी ज्यादा टाइम है नहीं, एक तो क्वेश्चन लिख के दिखाओ, अगला एप्लीकेशन अगली क्लास में करेंगे। फाइंड आउट द रेडियस, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ third shell of He plus ion. Find out the radius of third shell of He plus ion. Find out the radius of third shell of He plus ion. Third shell of He plus ion. निकालना है बेटा, निकालो। चलो हो गया, इतना ही बड़ा सवाल हो गया बेटा। अब वो आपको 11वीं 12वीं में क्या है कि अभी 11वीं का भी पढ़ना पड़ता है। 12th में जाकर के जेई का पेपर देना है, नीट का पेपर देना है, जिसमें 11th का भी सिलेबस आता है। तो अब मैंने इस वाले टेस्ट में एक चैप्टर 11th का डाला 12वीं वालों के कि पेपर दो, पढ़ो, रिवीजन करो। तो मेरे से पूछ रहा है सर ये इसमें तो 11वीं के चैप्टर है, तो सर इसको क्या पढ़ना पड़ेगा हमें। मैं बोला नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे पास आना, इंजेक्शन है, एक तो लगा दूंगा, याद हो जाएगा। मतलब किस टाइप का, मतलब बेवकूफी पूर्ण सवाल है कि पढ़ना पड़ेगा क्या। तो तू जान पढ़ना, नहीं पढ़ेगा तो नहीं आएगा नंबर, मत पढ़। क्यों पढ़ना चाह रहा है, एक से एक नमूने हैं। अच्छा मैं आप लोगों को भी बता दूं, आप में से कोई इस फिराक में हो कि अभी जेई देने में तो 2 साल है, अगले साल पढ़ेंगे, आपका बेटा बुरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी से नहीं पढ़ेंगे तो अगले साल 11th का और 12th का दोनों नहीं पढ़ पाएंगे। तो अभी से पढ़ते चले। हाँ, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। थर्ड ऑर्बिट बोल रहा है, थर्ड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। He प्लस आयन बोल रहा है, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 2 एंगस्ट्रॉम। कर लिया ऐसे ही। कितना आ रहा आंसर है 23। 2.385 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगली क्लास के लिए हेडिंग डाल के छोड़ेंगे भैया, एप्लीकेशन नंबर 2 एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, और 5 मिनट अंकित सर को चाहिए आप लोगों से, तो अभी 5 मिनट वेट करेंगे, वो आ रहे हैं, 5 मिनट बाद छुट्टी होगा। चलो। और बच्चों क्या हाल है, ये क्या है देखे हो, हाँ यूज करना आता है आप लोग को इसका, बताओ। इसमें सबसे ऊपर एक येलो कलर की सेफ्टी एक क्लिप होती है, वो हमने तोड़ी अभी, और पिछले क्लास में हमने 12th को डेमोन्स्ट्रेट किया था, समझे। हाँ, इसके बाद क्या करना है ना, उसके बाद आपको जो ये पिन दिख रही है वाली, ठीक है, इस पिन को खींचना है। ये सेकंड प्रोसीजर है। थर्ड प्रोसीजर है ये बीच का सेफ्टी लॉक, इसको निकालो, यहां से इसको निकालो और पकड़ो और होली खेल लो, ठीक है, आग के ऊपर जिस पे डालना है। समझ गए, समझ गए साहब। और भगवान से मनाओ कि कभी इसको इस्तेमाल की जरूरत ना पड़े। इट्स लाइक इंश्योरेंस, लोग कराते समय
कोई यूज करना नहीं चाहता। ठीक है बच्चों, क्या चल रही पढ़ाई तुम लोग की? समझ आ रहा है? मजा आ रहा है?